हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन जेई का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसका आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। जो कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन है ये 100 क्वेश्चन आपसे पूछता है जो कि टेक्निकल के होते हैं। तो ये ए सीरीज है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत ही लेंथी है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन जेई की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं पीडीएफ का लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगा तो ये 20 MB का है, तो इतना कहाँ से कैसे प्रोवाइड करें ये मुझे नहीं आ रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है इन्होंने एक पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर इन्होंने बनाया है। तो देखिए ये एक क्वेश्चन, अब इसके नीचे दूसरा क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे तीसरा है। तो देखिए एक और तीसरा, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो चलो हम पहले एक को डिस्कस करेंगे, फिर तीन को करेंगे, फिर दूसरे को, फिर चौथे को। इस तरह से डिस्कस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि स्क्रीन पर तो यही आ रहा है, तो हमें इस तरह से डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखिए जो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, द प्रेजेंस ऑफ excess in alumina in the gray is reflected in the brick as excess of alumina की उपस्थिति जो होती है वो ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन में क्या बोला गया, मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। ये किसकी वजह से होता है, मेक्स द ब्रिक्स ब्रिटल एंड वीक, ये होता है सिलिका की वजह से। सिलिका की वजह से होता है। सिलिका का जो परसेंटेज होता है हमारी मिट्टी में, जो ब्रिक बनाने की होती है, वो 50 से 60% सिलिका हमें देखने को मिलता है। तो सिलिका की वजह से ही आपको यूनिफॉर्म शेप मिलती है। ये पॉइंट भी आप देख लीजिएगा, यूनिफॉर्म शेप जो होता है हमारा सिलिका ही देता है। अगला ऑप्शन देखिए, मेक्स द ब्रिक क्रैक ब्राप ऑन ड्राइंग। ये किसकी वजह से मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे हिसाब से। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सेकंड आंसर हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिना ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी जो ब्रिक होती है वो क्रैक एंड बार्प हो जाती है जब आप उसको सुखाते हैं या फिर उसको जलाते हैं। तो यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। एल्यूमिना के परसेंटेज की अगर आप बात करें तो ये 20 से 30% हमारी ब्रिक्स में हमें देखने को मिलता है। एंड ये प्लास्टिसिटी जो होती है, जिसमें प्लास्टिसिटी के लिए ये जाना जाता है, यानी कि एल्यूमिना आपको प्लास्टिसिटी देता है ताकि आप अपनी जो ब्रिक होती है उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सके। सेकंड इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर, चेंज द कलर ऑफ ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो। अब येलो, रेड कलर तो हमें पता है कि भाई आयरन ऑक्साइड की वजह से हमें ब्रिक में देखने को मिलता है। आयरन ऑक्साइड जो होता है वो 5 से 6% होता है हमारी अच्छी वाली ब्रिक में। लेकिन येलो टिंट जो कलर देता है वो मैग्नीशिया की वजह से हमें देखने को मिलता है। येलो टिंट जो होता है वो मैग्नीशिया की वजह से हमें देखने को मिलता है। एंड आल्सो जो मैग्नीशिया होता है वो श्रिंकेज जो होता है हमारी ब्रिक में, उसको कम करने के लिए भी यूज होता है। सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको बार बार मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस इन ए बॉडी व्हेन इट इज सडनली लोडेड इज डैश टाइम्स द स्ट्रेस इंड्यूस व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। अब ये जो क्वेश्चन है इसके बेसिस पर हम तीन क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। एक तो हमारे पास स्ट्रेस से क्वेश्चन बन सकता है, एक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से या फिर डिफॉर्मेशन से क्वेश्चन बन सकता है, और एक बन सकता है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए मटेरियल या फिर बॉडी में। तो ये तीन क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है व्हेन हमारी बॉडी इज सडनली अप्लाइड, सडनली हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, वो होता है 2 times द स्ट्रेस इंड्यूस व्हेन सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली।
जब आप किसी बॉडी पर अचानक से लोड लगाते हैं तो वो 2 गुना ज़्यादा होता है जो आप धीरे धीरे से लोड लगाते हैं, ग्रेजुअली लोड लगाते हैं। सो ट्वाइस हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ट्वाइस 2 गुना होता है। अब यही क्वेश्चन जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए भी अप्लाई होता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के केसेस में भी मटेरियल के ऊपर या फिर बॉडी के ऊपर जब भी आप सडनली कोई लोड अप्लाई करते हैं तो वो भी 2 टाइम्स ही ज़्यादा होता है ग्रेजुअली के मुकाबले। ये तो हो गया हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या फिर डिफॉर्मेशन के लिए। अब हमारे पास जो थर्ड केस आता है वो स्ट्रेन एनर्जी के ऊपर आता है। स्ट्रेन एनर्जी जो हमारी किसी बॉडी में स्टोर होती है, फिर मटेरियल में स्टोर होती है, तो उसके ऊपर अगर आप सडनली कोई लोड अप्लाई करते हैं तो वो 4 गुना या फिर टाइम्स ज़्यादा होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड से। सो यहाँ पर तो हमारा ये होगा 4 टाइम स्ट्रेन एनर्जी के लिए होता है, 2 टाइम डिफ्लेक्शन के लिए, और यहाँ पर स्ट्रेस के लिए भी ट्वाइस ही होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है। अब यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है हमारे पास पूछा गया था, इंस्ट्रूमेंट अटैच टू द व्हील ऑफ द व्हीकल इन ऑर्डर टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल इन इज कॉल्ड एज। उसको आप किस इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं? अब यहाँ पे ऑप्शन 1 में देखिए हमारे पास पैसोमीटर दिया गया है। पैसोमीटर क्या होता है? पैसोमीटर, पैस, पैसोमीटर, पैसोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक लाइक ए वॉच की तरह होता है। इसको आप यूज़ करते हैं ताकि जो पर्सन होता है, कोई आदमी होता है, कि उसके नंबर ऑफ स्टेप हमें काउंट करने हैं। जैसे कि मैं ही हूँ या आप ही हैं, तो आपके नंबर ऑफ स्टेप जो हैं वो हमें काउंट करने हैं। आप चल रहे हैं कहीं पर, तो आपके नंबर ऑफ स्टेप जो हमें काउंट करने हैं, तो उसके लिए पैसोमीटर आप यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास पेडोमीटर होता है। पेडोमीटर भी एक पोर्टेबल डिवाइस होता है भाई, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इसका क्या काम होता है? इसका भी यही काम होता है पेडोमीटर का भाई। ये भी जो नंबर ऑफ स्टेप होते हैं पर्सन के, उसको ही काउंट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये एक यूजली इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को होता है। अगला देखिए ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है ये आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड इस क्वेश्चन का। थर्ड, ओडोमीटर इज द करेक्ट आंसर। कि भाई आपको ट्रैवल इन ए व्हीकल इन ऑर्डर टू मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल जो किया है किसी व्हीकल ने, तो ये ओडोमीटर यूज करते हैं। स्पीडोमीटर जो होता है ये भी एक डिवाइस ही होता है, वेलोसिटी को मेजर करता है। ये स्पीडोमीटर जो होती है किसी व्हीकल की वेलोसिटी को मेजर करेगा। स्पीड, देखिए स्पीड आपको पता है, स्पीड वेलोसिटी, तो ये तो इजी से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द कैंटिलीवर बीम इज लोडेड एट इट्स फ्री एंड द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस शैल बी डेवलप एट। व्हेन कैंटिलीवर बीम इज लोडेड एट इट्स फ्री एंड, फ्री एंड पर हमारा कैंटिलीवर बीम है उसके ऊपर लोड लग रहा है, देन द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस शेल कहाँ पर उत्पन्न होगा? बॉटम बीम में, टॉप बीम में, टॉप एंड बॉटम दोनों में, या फिर मिडिल बीम में? कहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा? सो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वो बॉटम फाइबर में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बॉटम में जो होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस अपने प्रोवाइड की होती है, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर कोई कर्नाटका स्टेट से है तो देखिए ये क्वेश्चन जो है कर्नाटका लैंग्वेज में भी दिया, कन्नड़ लैंग्वेज में भी दिया गया है। तो ये क्या क्या है आपको पता ही होगा भाई। वैसे इसको हिंदी में, ये जैसे कि हिंदी में अनुवाद करते हैं ट्रांसलेट, तो वैसे ही ये कन्नड़ में ट्रांसलेट किया है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे नेक्स्ट, ए सेमी रिजिड मटेरियल विच फॉर्म एंड एक्सीलेट इम्परवियस लेयर फॉर डीपी इज टर्म एज। डैम प्रूफिंग के लिए एक्सीलेंट इम्परवियस लेयर होती है, डैम प्रूफिंग इज टर्म एज। सेमी रिजिड मटेरियल होता है, सेमी रिजिड। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, जो कि आपको पता है कि बिचमन क्या होती है। ये दोनों, इन दोनों को भूल जाइए, ये और ये दोनों सेम ही होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे एक्सीलेंट पूछा गया है, सबसे पहले हम मैस्टिक एसफोल्ट के बारे में देख लेते हैं। तो मैस्टिक एसफोल्ट जो होता है एक मिक्सचर होता है बिचुमन का, फाइन एग्रीगेट का, एंड जो सूटेबल प्रोपोर्शन में फिलर होते हैं
इनका ये प्रोपोर्शन होता है। एंड जो मैस्टिक एसफोल्ट होता है, इसके पास सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होती है क्रैक को सेल्फ हील करने की। जो क्रैक्स होते हैं वो सेल्फ हील हो जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जब भी आप मैस्टिक एसफोल्ट को बिछाते हैं तो उसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। एंड जो थिकनेस होती है मैस्टिक एसफोल्ट की वो 25 से लेकर 50 mm की होती है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जो मैस्टिक एसफोल्ट होता है ये ड्यूरेबल होता है एंड कंप्लीटली इम्परवियस मटेरियल होता है। इम्परवियस मटेरियल जो कि यहाँ पे पूछा गया है। एंड जो बिटुमिनस फेल्ट होता है, ये एक फॉर्म होती है वाटरप्रूफ सीटिंग की, जिसको आप रूफ को कवर, फ्लैट रूफ जो होती है उसको कवर करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ये किसकी बनी हुई होती है? बिटुमन की ही बनी हुई होती है। इधर इसमें वो क्या क्या हो सकता है? सैंड हो सकता है, क्रशर लाइमस्टोन भी हो सकता है, इनके एग्रीगेट वगैरह भी हो सकते हैं, इसमें होते हैं वैसे। सो कहने का मीनिंग ये है कि भाई ये भी इम्परवियस प्रोवाइड करती है और ये भी प्रोवाइड करता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होती है वो मैस्टिक एसफोल्ट होती है, कंप्लीटली इम्परवियस, जिसके अंदर भाई पानी नहीं जा सकता है। आपको पता है कि परमेबिलिटी जो होती है, इम्परमेबिलिटी, ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट होते हैं सिविल इंजीनियर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। सो ये ज़्यादा इम्परमेबल होती है, ये थोड़ी सी कम होती है। वैसे अगर हमारे पास ये यहाँ पर दिया होता है और यहाँ पर कुछ और होता है, यहाँ पर कुछ और होता है, ये भी होता है यहाँ पर कुछ, तब दो दो ऑप्शन होते तब जाकर हम इसको भी आंसर मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा है इसलिए हम इसको ही आंसर सही से मानेंगे। अगला देखिए, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप विल स्टार्ट डिलीवरिंग लिक्विड ओनली व्हेन द प्रेशर राइज इन द इम्पेलर इज इक्वल टू। प्रेशर जो होता है इम्पेलर पर वो मोनोमेट्रिक हेड के बराबर होता है, तब वो लिक्विड को डिलीवर करता है, स्टार्ट करता है। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सीमेंट चूज टू बिल्ड ए कंक्रीट स्ट्रक्चर इन ए विसिनिटी ऑफ सी वाटर इज। सीमेंट चूजन टू बिल्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर इन द विसिनिटी ऑफ सी वाटर इज। कौन सा सीमेंट होता है वो? सो भाई यहाँ पे क्वेश्चन सी वाटर में जो है हमें काम करना है, तो उसके लिए हमें सीमेंट जो है वो कौन सा यूज करना है। तो जो एरिया सी वाटर के लिए यूज होता है वो आपको पता है कि समुद्र का जो पानी होता है उसमें सोल्ट होता है। एंड समुद्र के आसपास, वैसे समुद्र के आसपास ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है, तो उस केस में हम हाई एल्यूमिना सीमेंट करते हैं, यूज करते हैं। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाई एल्यूमिना सीमेंट जो होता है ये आपको शो करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट सोल्ट कंटेंट जो प्रेजेंट होता है हमारे समुद्र के पानी में, उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एंड आल्सो इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को ये सहन कर सकता है, इसलिए हम इसको यूज करेंगे। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की अगर आप बात करेंगे तो इसको आप कोल्ड वेदरिंग में यूज कर सकते हैं, इमरजेंसी में रिपेयर में आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि रोड की रिपेयर आपको करनी है तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आपको यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो इमरजेंसी रिपेयर के लिए यूज होगा। सो रैपिड हार्डनिंग उस केस में यूज होता है। एंड जो लो हीट सीमेंट होती है वो तो सभी को पता है कि मास कंक्रीटिंग के लिए यूज होती है, जैसे कि डैम हो गया, ब्रिजेस हो गया, तो ये उस केस में यूज होता है। सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये सीवेज ट्रीटमेंट जो होती है उसके लिए यूज होता है। फाउंडेशन वर्क जो यूज होती है उसके लिए यूज होता है। और अगर आपको पाइप वगैरह जो है मार्शी एरिया में बिछानी है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रेट्स डायग्राम गिव्स द ग्राफिकली मेथड ऑफ डिजाइनिंग ए चैनल बेस्ड ऑन। तो ग्रेट्स डायग्राम जो होता है वो कैनेडी थ्योरी पर बेस्ड होता है, कैनेडी थ्योरी पर ये बेस्ड होता है। अगला देखिए, द प्रिसिपिटेशन काउज्ड बाय द नेचुरल राइजिंग ऑफ वार्मर लाइटर एयर इन कोल्डर एंड डेंसर सराउंडिंग इज कॉल्ड। उसको आप कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द हैपन
व्हाट विल हैपन व्हेन द अलम इज मिक्स्ड विद वाटर एज ए कोगुलेंट। अलम को आप कोगुलेंट की तरह यूज करेंगे पानी में, तो क्या होगा। ये क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उससे ये होगा कि हमारा जो पीएच वैल्यू होती है पानी की, वो कम हो जाती है। अलम को आप कोगुलेंट की तरह पानी में यूज करेंगे तो क्या होगा, तो पीएच वैल्यू कम हो जाती है पानी की। क्योंकि जब आप अलम को पानी में डालेंगे तो ये रिएक्ट करेगा, जो अल्कनिटी प्रेजेंट होती है पानी में, अल्कनिटी अल्कनिटी जो प्रेजेंट होती है पानी में, तो उसके साथ ये रिएक्ट करता है। तो उस वजह से हमारा पीएच वैल्यू जो होती है पानी की, वो कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे इंडियन स्टैंडर्ड वाटर कंजप्शन पर कैपिटा पर डे फॉर डोमेस्टिक पर्पज के लिए वो कितना होता है। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है कि 135 लीटर पानी जो है एक आदमी को एक दिन में यूज करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप पब्लिक यूटिलिटी की बात करेंगे तो उसके लिए 10 लीटर होता है। जो टोटल वाटर की डिमांड होती है वो 270 लीटर होती है। ये भी एग्जाम में 270 एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अगर आप कमर्शियल वाटर डिमांड की बात करें, जो कमर्शियल तौर पर होता है, तो वो 20 लीटर पानी यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस इज लोकेटेड एट। हेडक्वार्टर जो है इंडियन रोड कांग्रेस का, वो कहाँ पर है। सो जो इंडियन रोड कांग्रेस है, आईआरसी, ये सेटअप हुआ था दिसंबर 1934 में। ये सेटअप हुआ था यहाँ पर, और जो इसका जो हेड क्वार्टर है वो भारत की न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन हमारा 4 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वैसे न्यू दिल्ली तो और बहुत जगह, मतलब कि कहने का मीनिंग ये है कि और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी न्यू दिल्ली में ही है। जैसे जैसे किसका है, हमारे पास जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, इसका भी न्यू दिल्ली में ही है। एंड हमारे पास जो CRRI है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका भी न्यू दिल्ली में ही हेडक्वार्टर है। एंड BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका भी न्यू दिल्ली में ही है। एक एग्जाम में और भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हमारा जो ICI है, यानी कि इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट, इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। चेन्नई कंक्रीट, C फॉर चेन्नई। तो ये ट्रिक भी आपके लिए मैंने बना दी है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज रिकमेंडेड बाय IRC फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होते हैं उसको डिजाइन के लिए दो मेथड यूज होते हैं। एक होता है ग्रुप इंडेक्स मेथड, दूसरा होता है CBR टेस्ट मेथड। तो जो ग्रुप इंडेक्स मेथड है, ये जो है डिवाइस बाय द US हाईवे इंजीनियर ने इसको डिज़ाइन किया है, तो ये US के लिए है। और ये CBR टेस्ट जो है, ये इंडियन रोड कांग्रेस ने रेकमेंड किया गया है, जो कि हमारा IRC 37/1984 IS कोड से रिलेट करता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा 1 आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखिए, इन सिंगली रेनफोर्स बीम स्टील मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन। सिंगली रेनफोर्स बीम जो होता है, तो उसमें जो स्टील होता है, मेन स्टील जो होता है, वो सिर्फ टेंशन जोन में ही, यानी कि टेंसाइल जोन में ही प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप डबली रेनफोर्स कंक्रीट की बात करेंगे, बीम जो होता है, तो उसमें हम स्टील जो होता है टेंसाइल जोन और कंप्रेशन जोन दोनों में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सिंगल के लिए आपको टेंसाइल जोन में ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा था, द जॉइंट पैरेलल टू सेंटर ऑफ द concrete road are called। The joint parallel to center line of the concrete road are called। सब वो होता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जो होता है वो
होता है पैरेलल टू द सेंट्रल लाइन ऑफ द कंक्रीट रोड, या फिर जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होता है वो रन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, या फिर पैरेलल टू द सेंट्रल लाइन ऑफ द कंक्रीट रोड। सो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर 1 हो जाएगा। और जो हमारे पास ट्रावर्स जॉइंट होता है, ट्रावर्स जॉइंट जो होता है ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि यहाँ पे पैरेलल है, ऐसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा। परपेंडिकुलर होता है सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड, सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड। तो ये पैरेलल, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब हम यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट की बात करेंगे। एक्सपेंशन जॉइंट भी वही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है। सो एक्सपेंशन जॉइंट जो होता है ये ट्रावर्स डायरेक्शन में ही होता है, ट्रावर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड होता है। यहाँ पर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर विच कैरी लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड एंड सुपर इम्पोज्ड लोड, उसके ऊपर आ रहा है। तो 180 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए हमारा 400 होता है, मेंबर जो होता है वो डायरेक्ट टेंशन में होगा, 400 उस क्वेश्चन के लिए आंसर होता है हमारा। और 145 की आप पे बात करेंगे तो 145 जो होता है ये किसके लिए होता है, लीसिंग बार जो होती है उसके लिए होता है। 160 भी मैंने आपको स्टैंडर्ड रेशियो बताया था, ये सीलिंग फैन जो होता है उसकी रोड के लिए 160 होता है। 210 मैंने कभी सुना नहीं है किसी के बारे में, और 250 तो सुना ही है भाई। 250 जो होता है एक मेंबर होता है जो कि कंप्रेसिव फोर्स उसके ऊपर लग रही होती है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन जो होता है विंड अर्थक्वेक की वजह से जो लगता है, ये उसके लिए होता है 250। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ द लेसिंग बार फॉर कंप्रेशन मेंबर शुड नॉट एक्सीड। तो मैंने आपको अभी पीछे ही बता दिया है, 145 जो होता है वो लेसिंग बार के लिए होता है। बाकी ये तो मैंने नहीं सुना है भाई, इतना इतना होता होगा कि नहीं होता है। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड, उसको आप किस नाम से जानते हैं? द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है इंजीनियरिंग पर्पज के लिए, अगर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग पर्पज के लिए, तो 0 से 0.5 होती है। 0 जो होती है कॉर्क के लिए होती है एंड रबड़ के लिए 0.5 होती है। हाईएस्ट वैल्यू रबड़ के लिए ही होती है, लीस्ट जो होती है वो कॉर्क के लिए होती है, कॉर्क। सो ये चीज़, अगर आप कंक्रीट की बात करेंगे तो कंक्रीट के लिए 0.1 होता है पॉइजन रेशियो। तो इन दोनों को आप याद रखिए, बाकी देख लीजिए आगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हुक्स लॉ रेफर टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन द बॉडी होल्ड ट्रू अप टू। हुक्स लॉ जो होता है, हुक्स लॉ जो होता है वो सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक ही वैलिड होता है। इलास्टिक लिमिट जो होती है वहां तक ही लिमिट होता है। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि इलास्टिक लिमिट तक ही ये सीमित होता है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भाई किसी बॉडी के ऊपर लोड लगाएंगे तो वो अपनी इनिशियल स्टेज से चेंज हो जाती है, और जब लोड हटा लेंगे तो वो वापस अपनी इनिशियल स्टेज पर आ जाती है, उसको इलास्टिक लिमिट हम बोलते हैं। एंड यील्ड पॉइंट क्या होता है? यील्ड पॉइंट इज द पॉइंट आफ्टर विच मटेरियल स्टार्ट यील्डिंग, आफ्टर विच मटेरियल स्टार्ट यील्डिंग, उसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट भी होता होगा कुछ ना कुछ भाई, ब्रेकिंग पॉइंट जिसको आप फ्रैक्चर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, फ्रैक्चर, ये वाला फ्रैक्चर, फ्रैक्चर पॉइंट। तो ब्रेकिंग पॉइंट या फिर फ्रैक्चर पॉइंट इज द पॉइंट एट विच मटेरियल इज नो लॉन्गर एबल टू बियर एनी लोड, वो ब्रेकिंग लोड होता है या फिर फ्रैक्चर लोड होता है, एंड वो ब्रेक हो जाता है सडनली, अचानक से वो
ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, तो उसको आप ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ दिया गया है, एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या एक्सप्रेशन होती है भाई? बेंडिंग मोमेंट जो होता है एम आई इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू ई आर, यानी कि यही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइंड एज। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन से। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डिमेंशन टू ओरिजिनल डिमेंशन। जो स्ट्रेन होता है वो तीन तरह के होते हैं। स्ट्रेन जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक जो यहाँ पे पूछा गया है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दूसरा जो होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, एंड थर्ड वन जो होता है वो होता है शियर स्ट्रेन। तो ये तीन तरह के स्ट्रेन होते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर भी चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो इस पॉइंट को आप ऐसे समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि भाई कोई भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान के चलो इसकी सभी साइड से या फिर कुछ साइड से जो है आप स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो स्ट्रेस लगाने से क्या हो रहा है कि उसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जा रही है, तो उसको आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। सो चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर आप हमें आर्थिक सहायता प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमारा गूगल पे, फ़ोन पे का नंबर नीचे दिया गया है, यूपीआई आईडी दी गई है, आप उस पर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेन इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट आर सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड डैश। कंक्रीट के जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, कॉमन चीज़ है, सभी को पता होता है कि भाई उसमें सीमेंट डलता है बाइंडिंग मटेरियल की तरह, फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है। फाइन एग्रीगेट को सैंड के नाम से जाना जाता है, एंड कोर्स एग्रीगेट वो बजरी ही होती है। सो यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट और भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी भाई आपको पीसीसी वर्क करना है या फिर आरसीसी वर्क करना है तो कौन सा ग्रेड यूज होगा कंक्रीट का, या फिर उसका रेशो क्या रहेगा? सो अगर आपको पीसीसी काम करना है, पीसीसी वर्क के लिए, तो आप M15 कंक्रीट का ग्रेड यूज करेंगे। इसका रेशियो जो होता है 1:2:4 होता है। आरसीसी वर्क आपको करना है तो उसके लिए जो मिनिमम ग्रेड होता है वो M20 होता है। M20 का रेशियो कितना होता है? 1:1.5:3 होता है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पीसीसी और आरसीसी से क्वेश्चन पूछा गया है, सो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अगर आप फ्लोरिंग का काम करते हैं भाई, आपको फर्श वगैरह बनाना है, तो फर्श के लिए जो होता है वो M10 यूज होता है। M10 का रेशो होता है 1:3:6, तो ये M10 फ्लोरिंग के लिए यूज होता है। अगला देखिए, द पॉइजन रेशियो फॉर स्टील लाइज बिटवीन। स्टील के लिए कितना होता है पॉइजन रेशियो भाई? पॉइजन रेशियो जो होता है स्टील के लिए कितना होता है? पॉइजन रेशियो जो होता है लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या फिर लीनियर स्ट्रेन, ये रेशियो होता है पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन का। मैंने आपको पॉइजन रेशियो की अभी पीछे क्वेश्चन में बता दिया है कि भाई पॉइजन रेशियो की वैल्यू का कहाँ से कहाँ तक होती है। सो यहाँ पे स्टील के लिए पूछा गया है, तो स्टील का जो होता है 0.25 से 0.33 होता है। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ये स्टील के लिए होता है। कोर्क एंड रबड़ का मैंने आपको बता दिया है। कास्ट आयरन का मैं आपको बता दूं तो कास्ट आयरन का जो होता है यहाँ पे 20 है, 21 से शुरू होता है भाई, 0.21 से 0.26 ही होता है, 21 से 26 ये कास्ट आयरन का होता है, कास्ट आयरन। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा।
अगला देखिए हम 25 डिस्कस कर लेते हैं, क्या बोल रहा है। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए सेक्शन इज एन एक्सिस एट विच बेंडिंग स्ट्रेस इज डैश। न्यूट्रल एक्सिस जो होता है एक ऐसा एक्सिस होता है जहां पर बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम, जीरो, मैक्सिमम या फिर इन्फिनिटी। सो द लेयर ऑफ फाइबर in between which is neither in tension or neither in compression is called neutral surface या फिर न्यूट्रल एक्सिस। तो जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो ना ही टेंशन में होता है, वो ना ही कंप्रेशन में होता है, उसको आप न्यूट्रल सरफेस बोलते हैं। तो जो न्यूट्रल एक्सिस होता है या फिर सरफेस होता है उस पर बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है, इसलिए हमारा सेकंड इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगला देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, द टर्म डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज रेफर फॉर। द टर्म डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन जो होती है वो चेंज इन लेंथ में होती है, वो आपको पता ही स्ट्रेन में होती है। मैंने आपको स्ट्रेन के बारे में बताया अभी पीछे कि भाई स्ट्रेन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो स्ट्रेन जो होता है ये चेंज इन डिमेंशन टू द ओरिजिनल डिमेंशन, यानी कि चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, सो वो स्ट्रेन ही होता है। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। कई बार एग्जाम में लीनियर स्ट्रेन की भी डेफिनेशन पूछी गई है और लैटरल स्ट्रेन की भी डिमेंशन पूछी गई, सॉरी डिमेंशन नहीं, सॉरी डेफिनेशन पूछी गई है। अब यहाँ पे हम लीनियर स्ट्रेन की भी बात कर लेते हैं भाई। लीनियर स्ट्रेन और जो लैटरल स्ट्रेन होता है इन दोनों की डेफिनेशन सेम ही होती है, दैट इज इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी। किसकी वजह से चेंज हो रही है, ड्यू टू डिफॉर्मेशन टू इट्स ओरिजिनल लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होती है वो लीनियर स्ट्रेन के लिए होती है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द फोर्स, ये लैटरल स्ट्रेन की डेफिनेशन होती है। दोनों में चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ड्यू टू डिफॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पर लीनियर के लिए जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द फोर्स, ये डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पावर ट्रांसमिटेड बाय ए शाफ्ट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन इन डैश इन किलोवाट। किलोवाट में कौन सी यहाँ पर एक्सप्रेशन है जो शाफ्ट के लिए होती है, जो कि पावर ट्रांसमिट बाय शाफ्ट। तो पावर, सबसे पहले आपको पावर जो होती है वो होती है इज इक्वल टू टॉर्क्यू इनटू एंगुलर स्पीड, ये पावर का फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे जो पावर ट्रांसमिट की जा रही है बाय शाफ्ट के द्वारा उसको आप 2π/N/60 से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन है, पाई तो कॉमन रहेगा। एन जो होता है ये क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट्स यानी कि आरपीएम है ये। टी जो होता है ये तो टॉर्क होता है, एंड पी तो पावर ही होती है, यहाँ पे पी नहीं दी गई है, लेकिन होता तो पी पावर के बारे में यहाँ पे हमसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तो वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है फर्स्ट क्लास का वो 20% होता है, 22% सेकंड क्लास का होता है, एंड थर्ड क्लास का 25% होता है। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मिनरल। हार्डेस्ट मिनरल कौन सा होता है भाई, हार्ड इन चारों में से जो हार्ड होता है वो कौन सा होता है। वैसे हमने तो सुना है कि भाई डायमंड सबसे हार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हमें सिर्फ इन तीनों में ही चूज करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे आपको बारी बारी से सभी का ही बता देता हूँ कि भाई इसका हार्डनेस क्या होता है। हार्डनेस आपको पता है कि मोहर्स जो हार्डनेस होती है वहाँ से मोहर स्केल से आप हार्डनेस का पता लगा सकते हैं।
सो देखिए यहाँ पे क्वार्टर जो है इसकी हार्डनेस जो होता है वो 7 होती है। फेल्सपर जो होता है इसकी 6 होती है, 6 से 6.5 हो सकती है। गार्नेट जो होता है इसका जो होता है 6.5 से 7.5 होती है। एमपी बोयल जो होता है इसकी 5 से 6 होती है हार्डनेस। तो इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी होगी? क्वार्टरजाइट, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट इन द अर्थ गिव्स प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक इन सूटेबल शेप। तो हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि भाई जो प्लास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो एल्यूमिना होता है। प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक इन सूटेबल शेप एल्यूमिना ही होता है। 20 से 30% होता है। अगर एल्यूमिना जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो हमारी जो ब्रिक होती है वो श्रिंक एंड बार्प हो जाती है जब आप उसको सुखाते हैं या फिर जलाते हैं। तो मैग्नीशिया तो ये बता दिए थे येलो टिंट के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड हैव सरफेस एरिया नॉट लेस देन। ऑर्डिनरी ओपीसी जो सीमेंट होता है उसका सरफेस एरिया कितना होता है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है ओपीसी के लिए जो होता है वो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। एंड एक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए भी होता है, तो ये उसका होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। अगला देखिए यहाँ पर, द ब्रिक्स आर बर्न्ट एट ए टेम्परेचर रेंज ऑफ। ब्रिक्स जो जलाई जाती है वो कौन से टेम्परेचर पर जलाई जाती है? सो ब्रिक्स जो टेम्परेचर रहता है वो कौन सा रहता है? ऑप्शन थर्ड, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट में देखिए, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय किसके द्वारा टेस्ट की जाती है? साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, तो एक्सपेंशन होता है सीमेंट का। एक्सपेंशन, कोई भी सीमेंट है उसका एक्सपेंशन होता ही है, तो वो जो है मेजर किया जाता है साउंडनेस टेस्ट के द्वारा। अब साउंडनेस टेस्ट जो होता है उसमें अपरेटस होता है, जो होता है ली चेटलियर अपरेटस। ली चेटलियर अपरेटस। तो ली चेटलियर अपरेटस जो होता है ये फ्री लाइम जो होता है उसका पता लगाता है। एंड जो एक ऑटोक्लेव होता है, ऑटोक्लेव होता है ये फ्री लाइम और मैग्नीशिया दोनों का ही परसेंट का पता लगाता है। ऑटोक्लेव मेथड जो होता है, तो ये दोनों चीजें भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑटोक्लेव के केसेस में हमारा एक केस भी आता है। ऑटोक्लेव टेस्ट कब करते हैं? जब जो मैग्नीशिया का कंटेंट होता है एज पर हमारे इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैग्नीशिया का कंटेंट 3% से ज़्यादा हो जाए, तब आप ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं। तो ऑटोक्लेव लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अगला देखिए यहाँ पे, मैक्सिमम बकलिंग ऑफ सैंड इज लाइकली टू ओकर एट ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। बल्किंग ऑफ सैंड जो होती है वो क्या होती है? तो बल्किंग ऑफ सैंड जो होती है इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट की वजह से जो सैंड की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है उसको बल्किंग ऑफ सैंड के नाम से जानते हैं। तो बल्किंग ऑफ सैंड जो होती है वो होती है 4.6% मॉइस्चर कंटेंट पर। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है इन परसेंटेज में सैंड में, तो वो 5% ही होती है। अगर हमारे सैंड में जो मॉइस्चर कंटेंट अगर आप 5 से 8% तक बढ़ा देते हैं, इनके आप नहीं बढ़ाएंगे, मॉइस्चर कंटेंट 5 से 8% तक बढ़ जाए, तो जो वॉल्यूम इंक्रीज होती है सैंड की वो 20 से 40% इंक्रीज होती है। नेक्स्ट में देखते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग और जिंक इज एक्सट्रैक्ट। सो ब्लैक जैक, ब्लैक जैक ये एक्सट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा था? क्रूडेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज।
क्रूडेस्ट फॉर्म जो होती है आयरन की वो क्या होती है? तो क्रूडेस्ट फॉर्म जो होती है आयरन की वो पिग आयरन होती है। पिग आयरन जो होती है इसमें 3 से 4% कार्बन कंटेंट होता है। कई जगह आपको 4.5 भी देखने को मिलेगा कार्बन कंटेंट। तो ये क्रूड फॉर्म होती है आयरन की, एंड ये हार्ड होती है, ब्रिटल होती है, एंड इसका जो फ्यूजन टेम्परेचर होता है वो 1200 डिग्री सेल्सियस का होता है। ये फ्यूजन टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस का होता है। ये इजीली मेल्ट हो जाती है, ये हार्ड होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होगी, लेकिन इसकी टेंशन एंड जो shear स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती है। टेंशन एंड shear वीक होती है। सो ये था पिग आयरन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेंस एंड लाइटेस्ट मेटल? डेंस एंड लाइटेस्ट मेटल कौन सी है, यहाँ पर हमें ये बताना है। सो वो होती है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होती है ये गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इसका लाइट वेट होता है, मेलेबल होती है, डक्टाइल होती है, इसके पास ग्रेट टाइटनेस होता है, टेंजाइल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे 2.7 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो यही हमारा मोस्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इन माइल स्टील द आयरन कंटेंट इज अबाउट। माइल स्टील में जो आयरन का कंटेंट होता है वो कितना होता है? माइल स्टील आपको पता है एक एलोए होती है किसका? आयरन एंड कार्बन का। सो इसमें 99% जो होता है वो क्या होता है? आयरन होता है। 99% आयरन कंटेंट इसमें होता है। बाकी जो माइल स्टील है उसको भाई 3-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एक लो कार्बन माइल स्टील, एक मीडियम कार्बन माइल स्टील, एक हाई कार्बन माइल स्टील, एक वेरी हाई कार्बन स्टील। तो ये अलग चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द क्वांटिटी ऑफ ड्रायर इन पेंट इज लिमिटेड टू। क्वांटिटी ऑफ ड्रायर जो होती है पेंट में वो कितनी तक लिमिट की गई है कि भाई हमें इतनी यूज करनी है? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? सो ड्रायर का क्या काम होता है पेंट में कि भाई हमारा जब भी आप पेंट करते हैं तो उसको ड्राई करना, सुखाना, सूखा करना, तो यही काम होता है। तो इसका जो परसेंटेज होता है वो 8% तक ही लिमिटेड किया गया है कि भाई 8% ही आपको यूज करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। सो क्या बोल रहा है, इन फायर प्रूफ पेंट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज। फायर प्रूफ पेंट जो होता है इज आल्सो नाउन एज एस्बेस्टस पेंट। एस्बेस्टस पेंट यानी कि एस्बेस्टस। तो इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो एस्बेस्टस फाइब्रस ही होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसको आप यूज़ करते हैं, लीकेज जो होती है मेटल रूफ में या फिर गटर में उसको स्टॉप करने के लिए आप इस पेंट का यूज़ कर सकते हैं। एंड आल्सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं डैम्पनेस जो होती है दीवार में उसको रोकने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी होनी चाहिए? क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो 100 MPa से ज़्यादा होनी चाहिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन 100 MPa। एंड और भी पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप एट्रिशन टेस्ट करते हैं
जो एट्रिशन टेस्ट होता है स्टोन के ऊपर, तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ बियर होता है वो शुड नॉट बी मोर देन 3%। 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की अगर आप बात करेंगे तो वो 17 से ग्रेटर देन होना चाहिए। एंड वाटर एब्जॉर्प्शन की अगर आप बात करेंगे तो वो 5% से कम होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन, अगर हमारा कोई पत्थर 10% तक पानी एब्जॉर्ब करेगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। एंड टफनेस इंडेक्स की बात करेंगे तो वो 13% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन, इनके कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए भाई। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉलीमर कंक्रीट इज यूज्ड स्पेशली व्हेन डिजायरेबल कंक्रीट इज टू बी। पॉलीमर कंक्रीट is used specially when desirable concrete is to be light weight। लाइट वेट का कंक्रीट होगा हमारा, तब आप पॉलीमर कंक्रीट को स्पेशली यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल फोर्सेस मीटिंग एट ए पॉइंट एंड लेइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, द ऑल फोर्सेस, हम उसको क्या बोलते हैं? सो हम उसको बोलते हैं कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया गया है तो हम कॉनकरेंट को ही आंसर मानेंगे। अगला देखिए, टू मेक 1 क्यूबिक मीटर, हमारे पास यहाँ पर रेशियो दिया गया है, M15 का ग्रेड है, कंक्रीट बाय वॉल्यूम, द कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज। कोर्स एग्रीगेट हमें फाइंड आउट करना है कि भाई क्या होगा कोर्स एग्रीगेट उसका। सो आपको पता है कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए जो ड्राई मोटार लगता है वो 1.54 लगता है। हमें कोर्स एग्रीगेट का फाइंड आउट करना है, तो एक सैंड सीमेंट होता है, दूसरा सैंड होता है, ये 4th नंबर वाला हमें फाइंड आउट करना है। सो 4 इंटू 1.54 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, इसको हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.88 क्यूबिक मीटर। सो हमारे पास यहाँ पे 85 क्यूबिक मीटर आंसर में दिया है, तो हम इसको ही आंसर यहाँ पर मान रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच इज द फैक्टर ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स। स्ट्रेंथ ऑफ जो कंक्रीट होती है वो वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट में देखिए, व्हाट क्लासिफिकेशन हेड फॉर वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज नॉर्मली फाउंड। तो वो कैपिलर वाटर होता है, कैपिलर वाटर होता है। अगला देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर इफ 3 क्यूमेक ऑफ वाटर सप्लाई इज रिक्वायर्ड फॉर ए क्रॉप सोन इन एरिया ऑफ 5100 हेक्टेयर के लिए। सो इजी क्वेश्चन है यहाँ पर, हमें ड्यूटी को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो ड्यूटी जो होती है वो होती है एरिया ओवर डिस्चार्ज। एरिया हमारे पास 5100 दिया गया है, डिस्चार्ज वाटर सप्लाई का 3 क्यूमेक दिया गया है, 5100 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, 1700 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन ऐसे नहीं फाइंड होगा कि D इक्वल टू 8.64 बी ओवर डेल्टा, ऐसे नहीं फाइंड होगा। यहाँ में सिंपली ड्यूटी फाइंड आउट करनी है, हमारे पास डेल्टा वगैरह बेस पीरियड कुछ नहीं दिया गया है, तो हमें ड्यूटी ही फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलैप्सिबल सॉइल। कोलैप्सिबल सॉइल का हमें एग्जाम्पल बताना है कि भाई कौन होता है कोलैप्सिबल सॉइल का एग्जाम्पल। सो भाई कोलैप्सिबल सॉइल क्या होता है, कोलैप्सिबल सॉइल वो सॉइल होता है जब आप उसमें पानी डालते हैं तो उसकी जो वॉल्यूम होती है वो कम हो जाती है। पानी डालने पर वॉल्यूम कम हो जाएगी, उसको कोलैप्सिबल सॉइल बोलते हैं। कोलैप्सिबल सॉइल जो होते हैं वो ल्यूस सॉइल में आता है। जो विंड से ट्रांसपोर्ट सॉइल किए जाते हैं उसको एओलिन सॉइल बोलते हैं, एंड उसका एग्जाम्पल ल्यूस होता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है।
एंड इस सॉइल के पास लो डेंसिटी होती है एंड हाई कंप्रेसिबल होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो होती है बहुत कम होती है। सो ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। अगला देखिए, द कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथ आफ्टर 2 to 3 years, 2 to 3 year, कौन सा कंपाउंड होता है जो कि स्ट्रेंथ जो आपको देता है वो 2 से 3 साल तक देता रहता है। सो वो होता है डाइकैल्शियम सिलिकेट। डाइकैल्शियम सिलिकेट जो होता है ऑप्शन सेकंड वाला, यहाँ पर डाइकैल्शियम नहीं, तो डाइकैल्शियम नहीं है यहाँ पर, ये कुछ ऑप्शन, हाँ ये डाई ऑप्शन कुछ गलत जैसा दिया गया है, लेकिन होगा यही आंसर हमारा। हाँ डाइकैल्शियम सिलिकेट होता है, मैं कुछ और बोल रहा था शायद। तो डाइकैल्शियम सिलिकेट जो होता है इसके पास हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होता है, 260 जूल पर ग्राम होता है। ये जो होता है लास्ट कंपाउंड होता है, जब आप पानी डालते हैं सीमेंट के अंदर तो ये लास्ट कंपाउंड होता है जो कि रिएक्शन करता है। इसकी प्रोसेस जो होती है 28 दिनों के बाद शुरू होती है एंड सालों तक चलती रहती है। तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइलेंट प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन इन सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इज। साइलेंट प्रोडक्ट जो होता है हाइड्रेशन के लिए वो कौन होता है? सो वो होता है स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल CSH। C फॉर कैल्शियम, S फॉर सिलिकेट, H फॉर हाइड्रेट। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट ये होता है साइलेंट हाइड्रेशन स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंट विद वाइट लेड बेस आर सुटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ। पेंट विद वाइट लेड बेस आर सुटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ वुड वर्क। वुड वर्क के लिए ये सूटेबल होती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, हम 50 तक डिस्कस करने वाले थे क्योंकि अब यहाँ पे ये भी आ रहा है तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं 51 को। तो इसके बाद जो 50 क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजुअल टाइम गिवन टू स्कल्पचर मेड बाय अर्थनवेयर यूजिंग बैकड अर्थ इज। तो वो होता है टेराकोटा। टेराकोटा इज द करेक्ट आंसर। 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन जेई 2016 का एग्जाम पेपर हुआ था उसके। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।